अब मेरी बात आराम से समझे, रिस्क क्या है पहले इसकी बहस कर लेते हैं। बिल्कुल बेस, व्हाट मे गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है ये रिस्क। अभी आप आए, आप में से कुछ बच्चे बाइक पे आए, जब वो बाइक पे आ रहे थे तो क्या खराबी हो सकती थी। मिसाल के तौर पे आप बाइक पे आ रहे हैं, बाइक ठंड है, आपको ठंड लग जाती। मिसाल के तौर पे बाइक पंक्चर हो जाती। मिसाल के तौर पे बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता। यार ये सारे मसाइल हो सकते थे। आपके जहन में और कोई मसला आ रहा है? चलान हो सकता था, यस। और जिसने बाइक किस्तों पे लिए, किस्तों वाला बंदा आके बाइक छीन लेता। बाइक चोरी हो सकती है। ये वाला रिस्क तो इस वक्त भी है जब आप क्लास ले रहे हैं। जिसकी चोरी हुई है वही बंदा आ गया। अच्छा आप जरा देखिएगा, व्हाट मे गो रॉन्ग का मतलब है मसला आ क्या सकता है, बस ये प्रॉब्लम आ क्या सकता है। सर जी अगर आप गौर करें ना अपनी इसी जिंदगी में और इस चीज को देखें, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दिस इज रिस्क। अच्छा अब इस रिस्क के जवाब में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंट्रोल। आपने देखा रिस्क इज देयर, तो फिर आपने क्या इस पर लगाए, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स वो काम है जो रिस्क को कवर करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको रिस्क था कि ठंड लग जाएगी, आपने गर्म कपड़े पहने, यस। इस बात का रिस्क था कि बाइक पंक्चर हो जाएगी, तो जो रोड खराब थी आपने उसको अवॉइड किया और जो स्मूथ रोड थी वहां से आए। ऐसा ही है। इस बात का रिस्क था कि चलान हो जाएगा, आपने हेलमेट पहना। ये जो काम आप कर रहे हैं उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। रिस्क क्या खराबी हो सकती है, कंट्रोल क्या काम कर रहे हैं उससे बचने के लिए। ठीक हो गया। सर जी हर जगह पर जहां पर रिस्क होता है उसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई कंट्रोल लागू करते हैं ताकि उस रिस्क की वजह से जो मुश्किल आनी है, परेशानी आनी है, नुकसान होना है, उससे आप बच जाए। इसको कहते हैं कंट्रोल। एक चीज और है जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। गच्चे हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन एक जुमला है वो मैं आपको बता दूं। जब हम निकलने लगते हैं ना तो पीछे से हमारे बाजी वाजे थे, हेलमेट पहना है, बाहर बड़ी सख्ती है। ये जो उन्होंने चेक किया है कि मैंने कंट्रोल लागू किया है या नहीं, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वो जो माजी जाते जाते कह देती है भाई मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाना, ये क्या है सर, वो टेस्ट ऑफ, वो आपको चेक करना होता है कि आपका ज़हन आहिस्ता चलाने का ही है, आप उसको चेक करते हैं। सो 3 टर्म्स हैं। मैंने भी चैप्टर शुरू नहीं किया मगर मैं जड़ तो पकड़ा दूं ना। जड़ ये है कि भैया रिस्क क्या है आपको पता होना जी, क्या खराबी हो सकती है ये रिस्क। सर जी उसके लिए कौन से इकदाम किए गए हैं कि उस रिस्क रियलाइज ना हो, रिस्क की वजह से आपको नुकसान ना हो, इसको कंट्रोल बोलते हैं। मेजर ये 2 बातें, एक रिस्क और एक कंट्रोल। अच्छा जनाब अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ गई, एक रिस्क की, एक कंट्रोल की, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, तो हम एक एग्जांपल और दे देते हैं जो ज्यादा करीब है हमारी इस सब्जेक्ट के, और उसके बाद बात शुरू करते हैं। सर जी फॉर एग्जांपल हर जगह चोरी का रिस्क है, एसबीआई में भी चोरी का रिस्क है कि कोई बंदा कोई चीज चुरा कर ना ले जाए। ठीक हो गया, देयर इज अ रिस्क। अब इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, इस रिस्क पर कंट्रोल क्या लागू किया गया, बाय सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ। ठीक हो गया। सर सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए, सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए, ये क्या है सर, ये कंट्रोल्स हैं जो उस रिस्क के अगेंस्ट। सर रिस्क समझ आ गया क्या है, इस बात का रिस्क के कोई नुकसान हो जाए वो रिस्क है, और फिर नुकसान का अंदेशा रिस्क है, और फिर
इसको कवर करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे कंट्रोल कहते हैं। बहरहाल अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब अगली बात सुनो। सर जी जब सारा पैसा ही, जब सारी एक्टिविटीज ही ऑनलाइन हो जाएंगी तो रिस्क भी ऑनलाइन हो जाएगी। क्या मतलब? पुराने दौर में रिस्क क्या था? चोरी डाके का रिस्क था। बैंकों के आगे उन्होंने 2-2 गार्ड बैठाए होते थे गन्ने लेके। आपको बात बताऊं, आज इस बात का डर बैंक को नहीं है इतना ज्यादा कि बैंक से वो कैश चुरा के ले जाएगा। आज असल डर पता है किस बात का है? बैंकिंग ऐप से कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बैंकिंग ऐप में कोई वायरस आ जाएगा, बैंकिंग ऐप बंद हो जाएगी, बैंकिंग ऐप हैक हो जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी जब पैसा जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ पैसा जाएगा, जिस तरफ माल जाएगा, जिस तरफ अमीर लोग जाएंगे तो चोर और डाकू भी तो वहीं चले जाएंगे ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब ज्यादा रिसोर्सेज कहां पर आ गए हैं? ऑनलाइन आ गए हैं। इसी वजह से ज्यादा थ्रेट्स भी क्या हो गए हैं? ऑनलाइन हो गए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट आप पिक कीजिए। जो सबसे पहला है कि भाई ये रिस्क हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये रिस्क क्या है? असल में जब एक्टिविटी ही ऑनलाइन हो गई है तो आप सर जैज कैश आप सब यूज करते हैं। जैज कैश के दफ्तर कितनी बार गए? कभी भी नहीं गए। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब ये सब कुछ आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसा आ भी रहा है, ऑनलाइन पैसा जा भी रहा है, तो बाहर जो बैठा हुआ बंदा चोरी करने के मूड में है कि यार कोई बंदा आएगा वो पैसे यहाँ पे रखेगा, मैं फौरन चुरा के भाग जाऊंगा, वो तो फिर बिल्कुल फारग हो गया, वो तो चोरी कर ही नहीं सकेगा। अब जो चोरी है वो भी कैसे हो रही है? वो भी ऑनलाइन ही हो रही है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो क्या करेगा? वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में घुसेगा, ऑनलाइन आपको किसी तरीके से माइल करेगा कि आप उसको अपना पासवर्ड दे दें और किसी तरह वो आपके पैसे हथिया ले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जहां पर रिसोर्सेज सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं वहां पर थ्रेट्स और चोरियां भी सारी ऑनलाइन होगी। जब सारा पैसा ही ऑनलाइन आ गया है तो फिर इसकी वजह से सारे रिस्क भी सारे ऑनलाइन आ गए। यार मेरा पॉइंट समझ गए? आओ मेरे साथ जरा अगली बात करते हैं। रिस्क बेसिकली क्या है? कुछ भी जो गलत हो जाए वो रिस्क है, जिसकी वजह से डैमेज हो जाए, डिसरप्शन हो जाए और लॉस आ जाए, वो रिस्क है सर। और क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज अब आईटी रिलेटेड है तो इस वजह से रिस्क भी जो हैं वो आईटी रिलेटेड हो चुके हैं। अगर मैं इसको आपकी रिस्क मैनेजमेंट की बात आ गई। अगला टॉपिक क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क की भी मैंने बुनियाद बनाई है कि रिस्क क्या है। आपसे वो ये नहीं पूछता रिस्क क्या है, उसने आपसे पूछना रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब एक तरफ तो आपको समझ आ गई कि यार रिस्क एग्जिस्ट करता है। अब अगला स्टेप ये है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। रिस्क को मैनेज कैसे करना है? सर आप रिस्क को मैनेज करते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। नहीं वो नहीं सर जी, इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 रिस्क आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, स्टेप नंबर 3 रिस्क मिटिगेशन, स्टेप नंबर 4 मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मैं आपको रिस्क की बात बताकर रिस्क मैनेजमेंट पर ले आया। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अगर आपको कोई रिस्क का सामना करना पड़ रहा है तो आपने उसे हैंडल कैसे करना है और आपने उसे मैनेज कैसे करना है। उसने बताया 4 चीजें, 4 स्टेप्स: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। व्हाट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन? आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है।
पहचानना है कि ये रिस्क है भी है या नहीं है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने रिस्क को असेस करना है। असेस करने का क्या मतलब है, ये जो रिस्क है इससे कितना नुकसान हो जाएगा, ये जो रिस्क है इससे कितना नुकसान हो जाएगा, सर ये रिस्क असेसमेंट है। तीसरा रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेट कैसे हो सकता है, ये तीसरा स्टेप है। और मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ये चौथा स्टेप है। रिस्क को मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि कोई ऐसा पॉइंट ना आए कि रिस्क आपके लिए कंट्रोलेबल ही ना रहे। आपने रिस्क को मॉनिटर करते रहना है। इन चार पहलुओं पर हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है। हमारे इस चैप्टर के 3 मेन हिस्से हैं, उसमें से सबसे पहला रिस्क, और रिस्क की 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा असेसमेंट, तीसरा मिटिगेशन, चौथा मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सर जी रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये है, सर जी क्या रिस्क एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि बाइक में मेरे अब्बू ने हर वक्त टैंकी फुल कराई होती है, तो इस बात का रिस्क है ही नहीं कि जाते हुए रास्ते में एसबीआई जाते हुए पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, या जिस बंदे के पास ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो रास्ते में वो ये सोच रहा है कि अगर रास्ते में मुझे कहीं पेट्रोल पंप ना मिला तो यार पेट्रोल पंप का ना मिलना उसके लिए रिस्क है ही नहीं, उसकी बाइक में पेट्रोल डलना ही नहीं। तो पहला स्टेप तो ये कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, क्या ये रिस्क एग्जिस्ट भी करता है और इस रिस्क से आप मुतासिर भी होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहली बात, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको ये रिस्क कभी भी नहीं कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, चूंकि वो रिस्क आपके लिए है नहीं। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिस्क है। सर दूसरा रिस्क को असेस करना है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट क्या है, इसमें 2 चीजें आती हैं। 1, आपने देखना है कि ये रिस्क जो मुझे लग रहा है कि टायर पंक्चर हो जाएगा, इसके कितने % चांसेस है कि पंक्चर हो जाएगा, इसको कहते हैं लाइक्लीहुड। दूसरा आपने ये देखना है अगर टायर पंक्चर हो गए तो नुकसान कितना हो जाएगा। 2 चीजें देखनी है, एक क्या देखना है लाइक्लीहुड, दूसरा क्या देखना है पोटेंशियल इंपैक्ट। ये 2 चीजें देखनी होती है रिस्क असेसमेंट में। तीसरे नंबर पर रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। इस बात का रिस्क है कि कोई हादसा ना हो जाए, आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। भला कैसे, हेलमेट पहन के, कि यार हेलमेट पहनने से आपको जो चोट लगनी, इस बात का रिस्क है कि हादसे की वजह से चोट ना लग जाए, हेलमेट पहनने की वजह से आपको चोट अब कम लगेगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आप रिस्क को अवॉइड ही कर देते हैं। अवॉइड कैसे होता है, मेरा एक दोस्त है, वो बाइक उसने नई 125 ली, तीसरा दिन था, उसके अब्बू ने कहा कि खबरदार कल से तुमने बाइक नहीं चलानी। उसने कहा अब्बू क्या हुआ? उसने कहा बेटे आज मैंने जाते हुए देखा है मेरे सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो वहीं पे ही फोत हो गए। अब मैंने तुम्हें बाइक नहीं चलाने देनी, ना वो बाइक चलाएगा ना एक्सीडेंट का रिस्क होगा बाइक पर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस केस में आपने रिस्क क्या कर दिया है, अवॉइड ही कर दी। और समझ रहे हो सर जी, ये रिस्क मिटिगेशन में ये चीजें हैं। और मॉनिटरिंग एंड रिव्यू क्या है, हमारा चौथा पार्ट है। आपने रिस्क को कॉन्टिन्यूसली देखना है कि क्या रिस्क में किस तरह से तब्दीली आ रही है और आप इसको किस तरह से, रिस्क में किस तरह से तब्दीली आ रही है और आपके कंट्रोल क्या इसको पकड़ भी पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। सर जी मैंने 4 बातें कही, मैं फिर कहा मैंने भी एक ओवरव्यू दिया है, अब मैं इसको डिटेल से बताने लगा हूं।
थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया कि रिस्क में क्या चीजें हैं। जरा 1 मिनट आ जाओ और रिस्क में सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क मिटिगेशन, फिर रिस्क मॉनिटरिंग। अच्छा, रिस्क इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग जो है एज सच रिस्क में ये 4 पहलू हैं, वो 5वां ऐड ऑन है, वो सिर्फ उसका हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, तो उसमें वो क्या कहता है, पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क को पहचानना। रिस्क को पहचानना, मैंने अभी इससे पहले जितनी भी डिस्कशन की, मैं फिर कह रहा हूं वो एक बेस बनाई है। अब मैं डिटेल से इसके अंदर घुसने लगा हूं। सर, रिस्क को पहचानना, सबसे पहले ये किस तरह पहचानना है? उसने कहा सबसे पहले रिस्क वर्कशॉप करें। रिस्क वर्कशॉप्स का मतलब होता है कि आप रिस्क वर्कशॉप का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इकट्ठे बैठते हैं और देखते हैं कि रिस्क क्या हो सकता है। हम जब एसबीआई में सारे इकट्ठे बैठते हैं ना, एक मीटिंग रखते हैं, उसमें देखते हैं कि यार लास्ट टाइम हमारा एसबीआई के आगे से कूलर चोरी हो गया, वो बच्चों के लिए था, या कोई राह गुजर है वो ठंडा पानी पी ले। वो एक बंदा आया सुबह 5 बजे, उसने आराम से रिक्शा लोडर साथ लेके आया, बड़ा कूलर था सर। यकीन करें जब हमने खरीदा था तो हम इतने इत्मीनान से लेके इधर नहीं आए थे जितने इत्मीनान से उसने उसको कटर से काटा और बेहतरीन रिक्शे में डाल के रिक्शे वाले को कहा चलो जी इसको सही जगह पर लेके जाए। सर ये क्या था? ये बुनियादी तौर पे हम लोगों को कैसे पता चला? कैमराज लगे हुए थे। कैमराज रिस्क को डिटेक्ट कर पाते हैं, रोक नहीं पाते। ठीक हो गया। बहरहाल ये कंट्रोल्स की टाइप्स होती हैं, इस पर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। लेकिन अभी एक बात है, हमने अब क्या किया, एडमिन वाले बंदे को बिठाया, अकाउंट्स वाले बंदे को बिठाया, एचआर वाले बंदे को बिठाया और सब लोगों ने बैठ के आपस में प्लानिंग की कि यार हमारे इदारे में चोरी कब कब कैसे किस किन तरीकों से की जा सकती है और हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? ये सब लोग मिलकर बैठ जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, और अपने व्यूज शेयर करते हैं कि कहां कहां कौन कौन सा रिस्क है। सर, थ्रेट मॉडलिंग में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं चोर किस तरह चोरी करेगा, खुद से सोचते हैं चोर किस तरह चोरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि पीछे खाली प्लॉट है, क्या पता कोई चोर वहां से जंप करके आ जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये साथ वाली हमारा छत और साथ वालों की छत साझी है, क्या पता कोई बंदा यहां से चोर आ जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? थ्रेट मॉडलिंग में आप क्या करते हैं पता है? थ्रेट मॉडलिंग में आप इमेजिन करते हैं कि किस किस तरीके से अटैक हो सकता है, किस किस तरीके से हैकर अटैक कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, मिसयूज कर सकता है सिस्टम की वीकनेस को। सर ये दूसरी बात। तीसरा पास्ट। सर जी ये 3 घर छोड़ के अभी रिसेंटली डाका पड़ा है, 4 लोग आए हैं, उन्होंने गन पकड़ के सब लोगों को एक कमरे में बंद किया और सारा सामान था वो लेकर चले गए। सर इस इंसिडेंट की वजह से क्या हमें सबक लेना चाहिए या नहीं? यस और नो? सर जी ये पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं जो पहले हो गए हैं या जो किसी के साथ हो गए हैं या जो हम देखते हैं कि हमने देखे हैं यहाँ पर होते हुए, हम उसकी बेस पर भी नतीजा निकालते हैं कि किस तरह से ये वाला मामला हमारे साथ भी दरपेश हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, हमें नुकसान होगा। सर याद रखना, फाइनेंशियल लॉस एक नुकसान होता है, एक रेपुटेशन लॉस होती है। सर इदारे की साख पर हमला होता है, इदारे की साख खराब होती है। तीसरा एक रेपुटेशन लॉस होता है, एक फाइनेंशियल लॉस होता है, एक कस्टमर का ट्रस्ट, एतमाद खराब हो जाता है। जो वो बच्चे जिन लोगों ने हमसे ऑनलाइन एडमिशन लिए और उनको एक्सेस नहीं मिल पा रही, वो 2 दिन 3 दिन तक तो बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि या भाई
हमें पैसे दिए, हमें एक्सेस दो, हम कहते हैं जी अच्छा देखते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देंगे। वो हफ्ते 2 गुजर जाते हैं, एक बच्चा क्या कर देता है, केस कर देता है। हो सकता है यस, ये नुकसान, उसकी वजह से पूरे सीए कम्युनिटी में हमारी बदनामी हो सकती है, यस और नो, ये नुकसान। उस केस में हम हार जाते हैं और हमें उस बच्चे को 3 लाख रुपए जाना देना पड़ जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसकी, उस बच्चे की वो सारी बात फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह घूम रही है, हमारे इदारे से लोगों का एतमाद हर जगह, कहेंगे नहीं भाईजान ऑनलाइन यहां से नहीं पढ़ना, हो सकता है सर जी, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये रिस्क क्या है, अगर हमने अपने बच्चे को सर्विस ना दी तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर जी रिस्क वर्कशॉप मिलकर बैठकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले बात करें ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई करें। रिस्क मॉडलिंग, इमेजिन करें किस तरह से हैकर अटैक करेगा और हमारे सिस्टम को मिसयूज कर सकता है, हैक कर सकता है। तीसरा, पास्ट इंसिडेंट रिव्यू, पुराने दौरों में अगर कोई अटैक ऑलरेडी हो चुका है या किसी दूसरे के साथ हो चुका है तो हम उससे भी सबक सीख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे साथ भी क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर जी दूसरा स्टेप आ गया रिस्क असेसमेंट। अब जरा मैं इसको ध्यान से पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल से कहना चाहिए पढ़ाऊंगा। रिस्क असेसमेंट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग रिस्क, क्या ये रिस्क है, ये हमें मुतासिर कर रहा है। फिर इवेल्युएटिंग रिस्क, इवेल्युएशन में क्या है, आप देखेंगे रिस्क असेसमेंट में कि भाई इंपैक्ट, पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है और लाइकलीहुड क्या है। पोटेंशियल इंपैक्ट का मतलब है कि यार अगर ये काम हो गया तो कितना नुकसान हो, दिस इज पोटेंशियल इंपैक्ट। दूसरा, कितने परसेंट चांसेस है नुकसान होने के, दिस इज लाइकलीहुड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, लाइकलीहुड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी है, और पोटेंशियल इंपैक्ट का मतलब है, पोटेंशियल इंपैक्ट का मतलब है कि सर कितने लोग, ये अगर जो सोच रहे हैं वो हो गया उससे नुकसान कितना होगा, मॉनिटरी टर्म्स में नुकसान कितना होगा। सर आप रिस्क को एनालाइज करते हैं डिटेल में, कैसे हो सकता है, कितना नुकसान होगा। सर इंपैक्ट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, तीसरी चीज बड़े काम की है, दैट इज रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स हम बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पड़ा हुआ है, अब मेरी बात सुनना, यहां पर 3 कागज पड़े हुए थे। एक कागज पड़ा हुआ था 5,000 का नोट, एक कागज पड़ा हुआ था चेक, और एक कागज पड़ा हुआ था एसबीआई की इंटरनल पॉलिसी। ये तीनों कागज यहां पर पड़े होने ठीक नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है, 5,000 पे। वो तो शायद यहां पड़ा हो, ये कहते कहते गायब हो जाए। समझ आ रहा है। दूसरे नंबर पे चेक है, सजी चेक भी को फेक साइन करके इस्तेमाल कर सकता है। तीसरे नंबर पे इंटरनल पॉलिसी है, सजी ये भी एक अहम इदारे का सीक्रेट है, ये भी लीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब यहां पर 1 2 3 3 चीजें पड़ी हैं। जो रिस्क मैट्रिक्स है ना, वो ये देखता है कि यार इंपैक्ट और लाइकलीहुड को कंबाइन करता है कि यार को किसकी ज्यादा अहमियत है, किसको पहले डील करना है। असल में रिस्क मैट्रिक्स क्या देखता है, ये कंबाइन करता है इंपैक्ट को और लाइवलीहुड को ताकि रैंक कर सके। रैंक करने का मतलब है किसको पहले डील करना है। सर पहले किसको हटाएं, पहले 5,000 रुपए को पकड़े, फिर चेक को पकड़े, फिर इंटरनल पॉलिसी को पकड़े। वो कहता है अगर इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है और लाइवलीहुड भी है
तो फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर इम्पैक्ट भी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना और बहुत लेस लाइकली, प्रोबेबिलिटी भी कम है, तो इसको हम डेफर कर सकते हैं, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर जी, मेन दरवाजा जो है ना उसका ताला टूटा हुआ है और एक ऊपर कैंटीन का ताला टूटा हुआ है। दोनों रिस्क है कि दोनों जगहों से चोरी हो सकती है, लेकिन इंपैक्ट किसका ज्यादा है, मेन का या ऊपर वाले का? मेन का, यस। दूसरा, चोरी होने के चांसेस नीचे वाले से ज्यादा है मेन दरवाजे से, या ऊपर कैंटीन के दरवाजे से ज्यादा है? मेन दरवाजे के पास से बहुत ज्यादा लोग गुजरे हैं ना, तो लाइकलीहुड चोरी का ज्यादा किधर है? मेन दरवाजे पे। तो भैया इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर इंपैक्ट और लाइकलीहुड ज्यादा है उसके लिए आप अर्जेंट एक्शन लेंगे, और जहां पर इंपैक्ट और लाइकलीहुड कम है उसके लिए सर जी ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वो कोई लेज, कोई नीमको, कोई जूस शूस, यही चीजें पड़ी है ना, चलो इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है। दूसरा, ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, ना को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई बंदा यहां से सीधा ऊपर जाके पहले वहीं से ही चीज चोरी करेगा, तो लाइकलीहुड भी कम है और इंपैक्ट, यार लाइकलीहुड की सीन समझ आ रही है ना, लाइकलीहुड भी कम है और इंपैक्ट भी कम है, जिसका मतलब है लोअर प्रायोरिटी है, इसका मतलब है इसकी प्रायोरिटी कम है, इसको बाद में देखा जा सकता है, लेकिन मेन दरवाजे को क्या करना चाहिए, फौरी देखना चाहिए। सर जी मैं आपको, आवाज मेरा ख्याल है हमारे एंड से ठीक है। प्रायोरिटाइज करना जी, बिल्कुल यही कह रहे हैं जी, मुनीब ने ये सही बचाना था। लें सर आगे चलते हैं। आवाज क्लियर है आवाज भाई? बच्चों ने शहादत दे दी, आपकी शहादत गलत है। चलिए आगे सर। यार मैंने रिस्क की चारों स्टेप को बड़ी बारीकी से आपके साथ डिस्कस करना है। पहला तो ये था कि रिस्क है या नहीं है, जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या था, असेस करना, कितने % चांस है कि वो इवेंट अकर होगा, और अगर हो गया तो कितना नुकसान होगा, यानी लाइकलीहुड देखना है और इंपैक्ट देखना है, लाइकलीहुड देखना और इंपैक्ट देखना, और इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज होती है मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स देख लेनी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसको पहले देखेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको बाद में देखेंगे। चल रहे हो मेरे साथ? लो सर आगे चलते हैं। तीसरा पहलू आ गया रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेट कहते हैं असल में रिड्यूस करने को, कम करने को, कंट्रोल करने को। मिटिगेट किसको कहते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे लफ्ज हैं आईटी के जिनके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप आमतौर पे बच्चे चैट जीपीटी यूज करते हैं, जरूर यूज करनी चाहिए, जरूर यूज करनी चाहिए, बल्कि इंशाल्लाह मैंने इसी में एक प्लान बनाया हुआ है। आप आईटी को पढ़ने के लिए चैट जीपीटी को आइडियली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए सर, हम टीचर हैं, हमने आपको उठाना है, हमने आपको फैसिलिटेट करना है ताकि आप टेक्नोलॉजी को यूज करें। मतलब मेरे से कोई बच्चा सवाल पूछेगा तो मैं उससे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई मसला नहीं है यार, अगर आप ये चैट जीपीटी से पूछ लो तो शायद वो आपको और कोई 3 एग्जांपल्स और दे दे। उसके पास तो नॉलेज की लिमिट नहीं ना है सर, हमारे पास इंसान के पास तो नॉलेज की लिमिट है, मशीन के पास नॉलेज की लिमिट नहीं है। तो चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस एक चीज को देखना, जब आप उसे कहते हैं ना मेक इट सिंपल, मेक इट इजी, तो वो उसमें से आईटी की मेन टर्मिनोलॉजीज ही निकाल देता है, वो नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी आप वल्नरेबिलिटी का मतलब नहीं आपको पता चल रहा और आप वल्नरेबिलिटी की बजाय सिर्फ वीकनेस यूज करते जा रहे हैं, तो सर वल्नरेबिलिटी का वर्ड एक आईटी स्पेसिफिक वर्ड है जो आपको आना चाहिए। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई आईटी की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो जरूर करें। आप अगर कभी उससे पूछते हो चैट जीपीटी से तो उसे कहें कि आईटी टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो इसके अंदर ही रखो, फिर सिंप्लीफाई करके बताओ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको बाज़ औक़ात अगर आपने क्यूरी देनी हो या प्रॉम्प्ट देना हो, उसको लिखें एग्जाम फ्रेंडली,
और अगर बात बिल्कुल बिल्कुल ना टॉपिक की समझ हो ना, तो उसको लिखो ELT10, टॉपिक का नाम लिखकर साथ लिखो ELT10। ELT10 का क्या मतलब है? ऐसे समझाओ जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूं। हाँ, बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल देगा, बड़ी सिंपल बेसिक लेवल की एग्जाम्पल देगा। ठीक हो गया? तो भाई ये 2-3 चीजें नोट करके जब भी चैट जीपीटी से हेल्प लेनी हो, इस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको बड़ा जबरदस्त वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसके अलावा भी 1-2 चीजें हैं इंशाल्लाह, जैसे आएंगी साथ साथ बताऊंगा। सर जी, रिस्क मिटिगेट करने को कहते हैं रिस्क को रिड्यूस करना एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज। जब रिस्क आइडेंटिफाई भी हो गया और रिस्क असेस भी हो गया, अगला स्टेप है इसको कम करना है। अच्छा, वो कहता है क्या करना है आपने? सबसे पहला इसमें एक स्टेप है रिस्क मिटिगेशन में, आप रिस्क एपिटाइट देखें। व्हाट इज रिस्क एपिटाइट? एपिटाइट कहते हैं भूख को। रिस्क एपिटाइट, हम अक्सर कहीं होटल में खाना खाने जाएं तो पहले वो एपिटाइजर लेके आता है। एपिटाइजर वो अक्सर सूप प्रेजेंट पेश करते हैं, जिसका मकसद होता है कि सूप पिए ताकि आपकी भूख ज्यादा हो जाए, फिर खाना खाएं। ठीक हो गया? ये एपिटाइट का मतलब होता है भूख। अब मेरी बात सुनना, मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता है यार एक बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, 10 लाख रुपए लगाना है, शायद के 1 लाख का नुकसान हो जाए, शायद के 10 के साथ 10 आ जाए, 10 के साथ 10 कमा ले। मैं फौरन सोचता हूँ, एक केस ये है कि 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, दूसरा केस ये है कि 10 के साथ 20 हो जाएगा। मैं कहता हूँ एग्री। इसका मतलब यह है कि मैं वो फायदा कमाने के लिए 1 लाख का नुकसान करने को तैयार हूं। यस और नो? इसको कहते हैं रिस्क एपिटाइट। ये जो कपड़ा बेचने वाले लोग होते हैं ना, मैंने अक्सर कभी इनके साथ बैठा हूं, सिटिंग की, हमारे क्लाइंट है, तो ये ना कहते हैं कि सानू पता होता है कि अगर हम 3 मीटर कपड़ा दे रहे हैं तो ये 3 मीटर पूरा नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। वो सेशन एंड कह दिया, वो दिन के एंड पर वो कैलकुलेट करते हैं कि यार अच्छा मैंने आज 300 मीटर कपड़ा बेचा है, 312 मीटर इन्वेंट्री में कम हुआ है, चलो ठीक है। उनका ज़हन बना हुआ है 300 मीटर कपड़ा बेचा है, 10% तक कमी आ जाती होती है, ये नॉर्मल है। इसको कहते हैं रिस्क एपिटाइट। इतना रिस्क जो वो कबूल करने को तैयार है, उसको क्या कहते हैं? रिस्क एपिटाइट। एक इदारा है जो टारगेट करता है कि जनाब हमने 300 मिलियन इन्वेस्ट किया है, हम इंशाल्लाह इसमें से 60 मिलियन कमा लेंगे, ठीक है, और उसके साथ एक रिस्क भी होता है। वो कहते हैं ठीक है 10 मिलियन तक का रिस्क हो तो हम बर्दाश्त भी कर लेंगे। ठीक हो गया? अब आपको समझ आ गई, ये जो 10 मिलियन का रिस्क बर्दाश्त किया, ये इदारे की क्या है? रिस्क एपिटाइट है। इतना रिस्क लेने के लिए इदारा तैयार है। लो जनाब, अगर आप रिस्क सिनेरियोज देखते हैं और नतीजा निकालते हैं कि 8 मिलियन तक का लॉस होगा, तो कहते हैं ठीक है यार 10 मिलियन तक का तो बर्दाश्त करने को पहले ही तैयार है। और अगर ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार 25 मिलियन का लॉस होगा, तो कहते हैं भाई ठहर जाओ। क्यों? 10 मिलियन तक का लॉस तो कंपनी बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ तो कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और समझ रहे हो इसको क्या कहते हैं? रिस्क एपिटाइट। इसको कहते हैं रिस्क एपिटाइट। ये जो 10 मिलियन है ये रिस्क एपिटाइट है। अगर लॉस 8 मिलियन का हुआ, कंपनी क्या करेगी? कहेगी ठीक है जाने दो। अगर लॉस 25 मिलियन का हुआ तो कंपनी क्या कहेगी? ना, इतना तो हम नहीं रिस्क लेना चाह रहे। तो फिर वो कहेंगे फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इस रिस्क को मिटिगेट कर लो, आप इस रिस्क को ट्रांसफर कर लो, या आप इस रिस्क को अवॉइड कर लो। इस रिस्क को मिटिगेट कर लो, ट्रांसफर कर लो या अवॉइड कर लो। लो सर, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया करना होता है, आपने रिस्क को असेस करना होता है, आपने रिस्क एपिटाइट देखनी होती है। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट बर्दाश्त, वो रिस्क जो एक्सेप्ट कर लें तो ठीक है, और अगर रिस्क इससे ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे, मिटिगेट, अवॉइड या ट्रांसफर। मिटिगेट, अवॉइड या
ट्रांसफर। अब ये तीन क्या है? पहले तो आपको समझ आ गई, ये तीन केसेस सिर्फ तब आने जब आपने रिस्क का ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब ये कि रिस्क उनकी बर्दाश्त से बाहर है तो ही वो इन पॉइंट पर आए हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बर्दाश्त से बाहर है तो ही वो ट्रीटमेंट की तरफ आए हैं। अच्छा, पहला क्या था? रिस्क मिटिगेट करना, रिस्क को कम कर लेना इतना जो वो बर्दाश्त की हद तक हो जाए। ये जो हम बाइक चलाते हैं और बाइक को चलाते हुए जो हेलमेट पहन लेते हैं कि यार हमें हमारे सर पे चोट ना लगे, खुदा न खास्ता, जितना दिमाग पहले खराब है इतना ही रहे, इससे ज्यादा ना हो। भाई समझ आ रही है? ये क्या है? इसको कहते हैं मिटिगेट करना, रिस्क को कम कर देना। आप में से अगर कोई ऑडिट पढ़ रहा है तो वो कहते हैं ना एक्सेप्टेबल लेवल पर रिड्यूस कर देना। कोई पढ़ रहा है ऑडिट आप में से? चलो इसको ऑडिट के लिए रख लेते हैं, ठीक हो गया। रिस्क को मिटिगेट करने का मतलब होता है रिस्क को कम कर देना, इतना कम कि वो काबिल बर्दाश्त हो जाए। और एक केस है कि आप रिस्क को अवॉइड ही कर दें। रिस्क को अवॉइड करने का मतलब है कि आप बाइक चलाना ही छोड़ दें, आप बस पे सफर शुरू कर दें। लो सर, तीसरा होता है ट्रांसफर कर देना। तीसरा स्टेप है, आप बाइक चलाना छोड़ दी, आपको अब्बू ने गाड़ी दे दी कि यार तुम गाड़ी पे आओ जाओ बस, ठीक है। अब उन्हें ये टेंशन है कि ये गाड़ी जो है ये तेज चलाएगा, कहीं ठोक देगा, ठीक है। रिस्क तो अभी भी है, उस रिस्क को उन्होंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, गाड़ी इंश्योर करा। गाड़ी को इंश्योर करा देने से क्या होता है? रिस्क ट्रांसफर होता है। अब आपने गाड़ी कहीं जोर से किसी दूसरी गाड़ी में मार दी, अब आपकी गाड़ी का बम्पर सारा उड़ गया, लेकिन आप इत्मीनान से उसको देख रहे हैं कि यार इंश्योरेंस वालों का बड़ा नुकसान हो गया। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि आपने अपना रिस्क क्या कर दिया है? ट्रांसफर। और समझ गए? इसको कहते हैं अपना रिस्क आपने ट्रांसफर कर दिया। तो भैया ये अब तक जो मैंने पढ़ाया उसका क्रक्स ये है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना, रिस्क को कंपेयर करना एपिटाइट के साथ। अगर रिस्क एपिटाइट जितनी है उतना ही रिस्क है या उससे कम है तो वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर रिस्क ज्यादा है तो उसे क्या कर लेंगे? ट्रीट करेंगे, या रिस्क को मिटिगेट कर देंगे, कंट्रोल अप्लाई करेंगे कि रिस्क कम रह जाए, या रिस्क को अवॉइड कर देंगे, या रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे। कैश के चोरी होने का रिस्क है। अब आपको मैं बता रहा हूं, इदारे के अंदर कैश पड़ा हुआ है, चोरी होने का रिस्क है। 3 स्टेप्स, या आप रिस्क को मिटिगेट कर दें। आप अपने पॉलिसी बनाई कि हम 1 लाख से ज्यादा का कैश अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह कि ज्यादा से ज्यादा कितना कैश चोरी होगा? 1 लाख का। आपने रिस्क को कम कर लिया। दूसरा, कैश आपने अवॉइड कर दिया। अवॉइड का क्या मतलब है? सारे का सारा कैश बैंक में ही होगा, कोई कंपनी में होगा ही नहीं। इसका मतलब है आपने रिस्क को अवॉइड कर दिया। तीसरा, आपने एक अलमारी ली है और उसमें 5 लाख तक का कैश रखा है और उस अलमारी की इंश्योरेंस भी कराई है 5 लाख तक की। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर आपने रिस्क क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। समझ गए सर जी? ये स्टोरी है सारी। अच्छा जी, रिस्क मिटिगेशन। अब थोड़ा सा आगे चलना है मैंने, और रिस्क मिटिगेशन के बाद रिस्क मॉनिटरिंग पढ़ाऊं, फिर रिस्क मिटिगेशन की ये कुछ बातें पढ़ाता हूं। एक तरतीब में चल रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन पढ़ा दिया, असेसमेंट पढ़ा दिया, मिटिगेशन पढ़ा दिया, अब मॉनिटरिंग। अब मेरा पॉइंट समझो यार, आईटी में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। आईटी वर्ल्ड में तब्दीली बड़ी तेजी से आ रही है। जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, जो आपने अपना निज़ाम बनाया है, वो ना इतनी तेजी से तब्दील आने की वजह से वो आपका निज़ाम ही ऑब्सोलीट हो जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी आपका सिस्टम उस रिस्क को कवर ही नहीं कर रहा होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका सिस्टम सही से काम ही नहीं करता, ये भी मसला है। पॉइंट नंबर 3, कोई रिस्क, कोई थ्रेट ही नहीं आ जाता जिसको आपने कवर करने का सोचा ही नहीं था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
आपके इदारे का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो रिस्क को कवर करे, और एक बार कवर ना करे बल्कि उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव किया जाता है, ताकि वो रिस्क को मॉनिटर किया जाता है तो और अपने निज़ाम को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करें ताकि बेहतरी की जाए। सर, मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि कॉन्टिन्यूसली आईटी सिस्टम को देखना कि कोई नया थ्रेट तो राइज नहीं हो रहा, एग्जिस्टिंग रिस्क में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो फिर उसको क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे ताकि प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें, और इससे पहले कि वो बहुत बड़े नुकसान में तब्दील हो जाए हम उसको क्या कर लें, कवर कर लें, हम उस पर कंट्रोल अप्लाई कर दें ताकि हम नुकसान से बच जाएं। सर, इसके 2-3 बातें हैं। सबसे पहले सीम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सर जी, दूसरा ऑडिट एंड असेसमेंट है, और तीसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग है। आप कॉन्टिन्यूसली रिस्क को मॉनिटर कर रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली रिस्क को मॉनिटर कर रहे हैं। मकसद क्या है, ये देखना कि आप, एक बंदा है जो कि एडमिन मैनेजर है, वो यही देखता रहता है कि यार बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछेगा भी कोई तशवीश, कोई वैसा बंदा तो नहीं आया जो जिसका हुलिया अजीबो गरीब हो। कैमरास की मॉनिटरिंग करता रहेगा, आते जाते बाहर टहलता रहेगा, यार कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारे इदारे में कोई खतरा आ जाए। ये जो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस रिस्क असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, रिस्क की मॉनिटरिंग करना। अच्छा जनाब, वो क्या करता है, आपके नेटवर्क में जितना डाटा है उसको एनालाइज करता है, आपके नेटवर्क में जितना डाटा है उसको एनालाइज करता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली ऑडिट। सर जी, ये जिस ऑडिट की बात हो रही है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं है, ये आपके सिस्टम का ऑडिट है, आपके सिस्टम का ऑडिट है। कॉन्टिन्यूसली चेक करता है कि आपके सिक्योरिटी का सिस्टम सेट है या नहीं। और तीसरे नंबर पे क्या आया, रियल टाइम मॉनिटरिंग। सर जी, कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल, एंड पॉइंट सॉफ्टवेयर, ये 3 नाम मैंने लिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यार आपने कभी देखा है कि आप किसी गाड़ी को खोलने की कोशिश करें तो एकदम बीप बोलने लग जाती है? इंट्रूडर कहते हैं अजनबी को। एक ऐसा सिस्टम जो इंट्रूडर को पहचान ले। मैं पिछले दिनों गया हुआ था इराक, जब मैंने इराक जाके अपने फेसबुक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला ना, तो उसने फौरन एक अलर्ट दे दिया कि भाई तुम कौन हो। उसने मुझे कहा, अच्छा अगर तुम अली इमरान ही हो तो बताओ तुम्हारे ईमेल पर क्या कोड भेजा, मैंने वहां से कंफर्म करो। फिर मैंने अपनी ईमेल आईडी लगाकर ईमेल से जो उसने जो वो कोड दिया था 6 डिजिट का, वो कोड मैंने डाला। फिर उसके बाद वो कहते हैं आपको एसएमएस जो भेजा वो वेरीफाई करो। फिर मैंने एसएमएस वेरीफाई करवाया, फिर उसके बाद कहते हैं बायोमेट्रिक लगाओ। फिर जाकर उसने मुझे एक्सेस दी है फेसबुक की। उसने कहा भाई एक बंदा लाहौर में सिर्फ एक्सेस करता है, अगर वो इराक में बैठा रात के 12 बजे एक्सेस कर रहा है तो कोई इंट्रूडर ना हो, कोई अजनबी ना हो जो अली इमरान के लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन को एक्सेस करो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं इंट्रूजन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये है असल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा तरीके से वेरीफाई करना। फायरवॉल्स, फायरवॉल क्या होता है? सर जी फायरवॉल की स्टोरी भी सुन लें, आगे बार बार काम आनी है। सर जी, सारा बच्चा जो हमारे पास आता है ना वो मेन गेट से इन होता है। ये जो मेन गेट है जहां से बच्चा इन होता है, यहां पर हमने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाया हुआ, और सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि हर वो बच्चा जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ हो ना, तुमने उसको अंदर नहीं आने देना। लास्ट टाइम एक बंदा उसने मुंह लपेटा था, अंदर आ गया, अंदर आके उसने गन निकाल ली। अब हमने ऐसे बच्चे को अंदर नहीं आने देना,
हर वो बच्चा जिसने मुंह लपेटा हुआ है हमने उसे अंदर नहीं आने देना। ये सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा क्या करता है, इस तरह का कोई भी बच्चा उसे कहता है भाईजान बाहर हो जाओ, अपना बैग चेक कराओ, अपने मुंह से कपड़ा हटाओ, इस तरह अंदर आना है तो नहीं तो आपको अंदर आने की इजाजत नहीं। समझ आ गई? फायरवॉल भी बिल्कुल यही करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ये उस जगह पर लगाया जाता है जहां से सारे डाटे ने नेटवर्क में इन होना, और हम फायरवॉल को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं इस तरह के डाटा को एंटर होने की इजाजत नहीं है। फिर उस तरह का डाटा जिस तरह का हमने फायरवॉल में बताया होता है वो एंटर वो नेटवर्क में नहीं आता। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपके पाकिस्तान में मुख्तलिफ 4000 के करीब अल्फाज का उसने एक बनाया क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दी है। आपके पाकिस्तान में कोई गैर इखलाकी वीडियो नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? पाकिस्तान में वो वाला डाटा एंटर नहीं हो सकता पाकिस्तान के नेटवर्क में, चूंकि फायरवॉल लगाया हुआ है। तो फायरवॉल बुनियादी तौर पे क्या करता है, उस डाटा को अंदर आने से रोक देता है। तो सर समझ आ रहा है? ये बात है सर। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल, फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अच्छा एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है? एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है सर जी? जो आपकी एंड डिवाइस है, जहां जो फाइनल जो डिवाइस है वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है। वहां पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जो कि ये चीज देखता है कि कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर या कोई वायरस तो नहीं आ रहा सिस्टम के अंदर। उसको ना सिर्फ वो डिटेक्ट करता है बल्कि उसको अंदर आने से रोकता भी है। इसको कहते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो भाई रिस्क मॉनिटरिंग ये, रिस्क मॉनिटरिंग ये। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, चारों बड़े काम की बातें थी। बात नंबर 1 क्या थी? आइडेंटिफिकेशन। जी रिस्क का निचोड़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आ गया रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात की, इसके 3 पॉइंट से रिस्क आइडेंटिफिकेशन के, रिस्क वर्कशॉप, थ्रेट मॉडलिंग और पास्ट इंसिडेंट रिव्यू, इसकी बात की। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट आ गई, इसमें रिस्क एनालिसिस था, रिस्क इवैल्यूएशन था, रिस्क डिसीजन था, और उसके बाद मेनली इसमें की एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपैक्ट एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैट्रिक्स थी। यार ये सारी बातें ज़हन में आ गई हैं। फिर उसके बाद हमने आगे बात की थी रिस्क मिटिगेशन की, रिस्क एपिटाइट क्या होती है, और फिर उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करने के बाद रिस्क एपिटाइट के साथ कंपेयर करना, और उसके बाद अगर वो रिस्क ज्यादा है तो या उसको मिटिगेट कर लेंगे या अवॉइड कर लेंगे या ट्रांसफर कर लेंगे। ये वाली बातें आपके साथ हो गई थी। अच्छा मिटिगेट करने का क्या मतलब होता है? मिटिगेट करने का मतलब होता है रिड्यूस करना। अच्छा पैच एंड सिस्टम अपडेट, ये कुछ बातें हैं वो आपके साथ मैंने करनी है, जिसके बाद अगले टॉपिक पर चलूंगा। पैचिंग एंड सिस्टम अपडेट्स। सर जी जिस तरह रोड पर अगर कोई गड़ा बन जाए या खड्डा बन जाए तो उसको स्मूथ कर देते हैं पैच लगा कर। दिमाग में आ रहा है? चलो यार ये स्वेटर है, ये यहां से फटा हुआ था सारा, इसको मैंने रफू कराया, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, इसको कहते हैं पैचिंग। पैच समझ आ गया क्या है? ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, लेकिन जो बाद में समझाना चाहता वो बच्चा स्वेटर ही देखी जा रहा है। अब पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसको कहते हैं पैचिंग। इसी तरह ही बाजों का ना सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सिक्योरिटी फ्लो होता है, उसको पैच किया जाता है ताकि वो स्मूथ हो जाए, उसमें वो कमी जो है वो पूरी हो जाए। उसको कहते हैं सिस्टम पैचिंग एंड सिस्टम अपडेट। ठीक यार, पैच का मतलब समझ आया है? आपकी सिस्टम में सॉफ्टवेयर में जो कमी थी उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? सर जी अंदर आने की इजाजत को कहते हैं एक्सेस। यहां एक बच्चा है, एक बंदा है, वो पिछले दिनों आया और आगे कहते कि सर एक छोटी सी बात है कि मैंने ना ये जुराबें बेचनी है,
सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये मैंने जुराबें बेचनी है, प्लीज़ मुझे आप अंदर आके जुराबें बेच लीजिए। मैंने कहा यार मैं माजरत चाहता हूँ, आप बाहर चल जाओ, ये बच्चे जब बाहर आएंगे तो वो कहते बाहर फिर हमारी बात ही नहीं सुनती। क्या मुझे उसको एक्सेस, ये जो अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं इसको क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं। यही एक्सेस फिजिकल भी हो सकती है, जो इस दरवाजे के जरिए उसने आना है। यही एक्सेस लॉजिकल भी हो सकती है। कोई बंदा आपका लॉगिन आईडी डाल के आपके सिस्टम पे एक्सेस ले सकता है, ये भी तो एक्सेस ही है यार। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने एक्सेस को कंट्रोल करना होता है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। समझ आ रहा है सर जी? इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अभी आगे एक चीज आ रही है और जिसको कहते हैं फिशिंग, इंशाल्लाह उसमें मैं बताऊंगा। आपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है सिक्योरिटी के हवाले से। एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। आईटी को जो बड़े बड़े रिस्क हैं उसमें एक ये है कि आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, एक ये है कि कोई बंदा आपके सिस्टम से इंपॉर्टेंट डाटा एक्सेस कर लेगा, कोई अनऑथराइज बंदा आपका डाटा हासिल कर लेगा, कोई बंदा आपके सिस्टम पर हैक कर लेगा, कोई बंदा आपके डाटा को डिलीट कर देगा, कोई बंदा आपका डाटा खुद आपको ही एक्सेस नहीं करने देगा। एक बंदा आपसे कहता है यार तुम मेरे दोस्त हो, अपने पोर्टल का पासवर्ड तो दो। उसने कहा यार क्या बात करो। अगले दिन उसने आपको चाय पिलाई, फिर चाय जब आपने पूरी पी ली तो उसने बिस्किट दिए, जब आपने आखिरी बिस्किट खाया कहता है यार तुझे कहा था पासवर्ड दे दे। अब आपने बिस्किट को देखा, आपने कहा अच्छा यार चल नोट कर, उसको पासवर्ड बता दी। उसने क्या किया, उसी वक्त ही आपने बिस्किट खा के उधर गया, उसने पासवर्ड डाल के पासवर्ड चेंज कर दी। अब उसकी एक्सेस उसने ले लिया और आपकी एक्सेस डिनाई हो गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? बिजनेस ये क्या है बेसिकली? एक्सेस। बिजनेस को जो रिस्क होते हैं उसमें से एक बड़ा अहम रिस्क ये है कि कोई बंदा अनऑथराइज बंदा आपके सिस्टम में इन होकर आपका कीमती डाटा एक्सेस कर ले। कोई बंदा आपके सिस्टम में इन हो जाए और आपका कीमती डाटा चेंज कर दे। कोई बंदा आपके सिस्टम में इन हो जाए और आपका कीमती डाटा डिलीट कर दे। कोई बंदा आपके सिस्टम में इन हो जाए और वो सिस्टम को ही बंद कर दे, वो आप खुद भी इस्तेमाल ना कर सके। यार हैकर क्या करता है? हैकर असल में क्या करता है, आपके सिस्टम की एक्सेस लेता है और फिर उसके बाद आप खुद भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो आपके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल ले लेता है। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये सारे मेजर रिस्क हैं, इस पर इंशाल्लाह भी आगे इसी चैप्टर में आगे बात होनी है। अब एक रिस्क उसमें से क्या है, बिजनेस कंटिन्यू ना रहे। बिजनेस कंटिन्यू कैसे ना रहे? एक एग्जांपल लीजिए सर जी, ये यहां पर क्लास हो रही है, अभी क्लास शुरू हुई तो एकदम लाइट चलेगी। सर जी लाइट गई तो उसके फौरी बाद क्या हुआ, एक साहब ये यहां के कुछ लाइटें जलती रही, एक साहब ने फौरन जनरेटर ऑन किया और क्लास शुरू हो गई। यानी प्रॉपर बिजनेस चलते रहने का प्लान हमारे पास मौजूद है। इसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। जब लाइट जाएगी तो गार्ड ने क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन ने क्या करना है, ऑफिस बॉय ने क्या करना है, ये सारी चीजें पहले प्लान्ड है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है? सर जी खुदा ना खास्ता यहां पर आग लग जाती है, इंसिडेंट्स जो होती है ना, इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग, उसको भी साथ कवर कर रहा हूं, भी आ रहा है आगे। खुदा ना खास्ता यहां पर आग लग जाती है। अब जब यहां पर आग लग गई तो हमने इससे पहले कि यहां पर आग लगती, हमने बहुत अरसा पहले ही प्लान बना लिया है। खुदा ना खास्ता एसबीआई में आग लगेगी, सर अली इमरान फौरन फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। हबीब साहब फौरन जो है वो
हेल्पलाइन, उसके अलावा जो हेल्पलाइन 15 पर कॉल करेंगे। 5 लोग ऐसे हैं हमारे ऑफिस बॉयज में से जिनको हमने पहले ही कहा हुआ कि अगर आग लग गई तो आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना आग बुझाने के लिए। एक बंदा ऐसा है जिसको सिर्फ ये कहा कि जब आग लग गई आपने फौरन वो अलार्म चला देना जिसमें सबको पता चल गया कि ये अलार्म चला, तो इसका मतलब हमने नीचे आ जाना, हमने ऊपर नहीं रहना। पहले की प्लानिंग हुई है। इससे होता क्या है, खुदा न खास्ता अभी कल कराची में आग लगी है, ठीक हो गया, कितना ही बंदा मर गया। मसला क्या है वहां पे, आपको मैं मेजर मसला बताऊं, अभी बात चली है तो उसके साथ ही वो वाली बात भी कवर होगी। सर जी मसला सिर्फ ये है कि सिस्टम वाज देयर लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड नहीं था। आपके पास गाड़ी मौजूद है आग बुझाने वाली, उसके अंदर पानी नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करने की जरूरत थी। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई है, वो एक्टिव नहीं थे सर। अच्छा, ये जो बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान का मतलब है, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उससे रिकवर कैसे करना है। आपको क्या लगता है अगर ये जल्जला जो आता है ये बैंक में आ जाए तो बैंक का सिस्टम के ऊपर से मंजिल गिरे तो सिस्टम बंद हो जाए तो 6 महीने बैंक बंद रहेगा? सर जी इसके लिए बैकअप प्लानिंग होती है। द मोमेंट बैंक बंद होता है, द मोमेंट उसका सिस्टम फेलियर हुआ, उसी वक्त आपके बैंक का सिस्टम स्विच कर जाता है एक बैकअप सिस्टम के ऊपर और बैंकिंग सर्विस चलती रहती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान का मतलब यह है कि आप डिजास्टर से रिकवर किस तरह करेंगे, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का प्लान क्या है कि आपका बिजनेस चलता रहे, आपका बिजनेस चलता रहे। सर जी आपने रिस्क को अवॉइड कैसे करना है, इसके हवाले से मैंने बता दी, ये बाइक चलानी नहीं है, दिस इज अवॉइडेंस। ट्रांसफर कैसे करना है, इंश्योरेंस करा के ट्रांसफर करना है। आपने एक्सेप्ट कैसे करना है रिस्क को, उतना रिस्क जो आपके लिए टॉलरेबल है, आपकी मैंने क्या बताया रिस्क एपिटाइट के अंदर है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सर जी ये जरा देखिएगा, इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, फिर वही बात है, आग लग गई सर, पहला स्टेप क्या है, आप इंसिडेंट्स को क्लासिफाई करेंगे कि ये किस लेवल का, सेवेरिटी का मतलब होता है शिद्दत, किस लेवल का इंसिडेंट है और इसको कितनी जल्दी हैंडल करना है। सर जी अगर ऊपर टैंकी में पानी खत्म हो गया, पानी नहीं आ रहा, इसके लिए ज्यादा इमरजेंसी करने की जरूरत है, ये जो आग लग गई उसके लिए ज्यादा इमरजेंसी करने की जरूरत है, जो ज्यादा सवेर है जिससे ज्यादा नुकसान होना है। सर जी इंसिडेंट्स पहले ये देखेंगे ये किस लेवल का शदीद है, फिर उसके बाद प्रॉपर रूल्स होने चाहिए कि कैसे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना है, फिर उसके बाद जब ये आग बुझा दी उसके बाद बैठ जाते हैं, सारों को बिठाया जाता है और बताया जाता है किस किस बंदे ने क्या क्या करना था और किसने क्या क्या नहीं किया, और आइंदा हमने कैसे अपने सिस्टम को इंप्रूव करना है कि अगर दोबारा आग लगी तो आप। सर अली इमरान ने फायर ब्रिगेड को फोन ही नहीं किया, ये गलत किया उन्होंने, उन्हें फौरन फोन करना चाहिए था। काशिफ ने फायर एक्सटिंग्विशर चलाना ही नहीं आ रहा था, उसने क्यों नहीं ट्रेनिंग ली इसकी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई यहां पर मेन अगली बात यह है कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसको फिर जब उससे बाहर निकल आते हैं, जब आग बुझ जाती है तो बैठकर प्लान करते हैं कि गलती किधर हुई और इसको ठीक कैसे करना है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आपने क्लियर, आपने बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनानी होती है, क्या मसला हुआ, आग क्यों लगी, आग को कैसे संभाला गया, आग कैसे ठीक हुई, किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है इदारे को, ये प्रॉपर पूरी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन होती है। सर रिस्क मैनेजमेंट, असेसमेंट, मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स। अब ये ना सारी हेडिंग्स, ये वाली स्लाइड्स हैं आपके काम की, जब आपने इसको अच्छे से पढ़ ले। मैं तो बहुत डिटेल में एक एक पहलू डिस्कस किया है, रिवीजन में तो ओरिजिनली ये वाली स्लाइड होती है,
जो एक स्लाइड डिस्कस की जिसमें सब कुछ आ गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये वो मैक्सिमम चीजें हैं जो आपने अपना अज़ेन में रखनी है, तैयार रखनी है। सर अब जो अगला टॉपिक है ना जिसकी तरफ मैं जाने लगा वो दूसरा बड़ा टॉपिक है। ये जो एक मैंने सारा कोर्स का सारा टॉपिक कवर कर दिया, ये था रिस्क स्टेप्स आइडेंटिफिकेशन, फिर असेसमेंट, फिर मिटिगेशन, फिर मॉनिटरिंग। इसको साइड में कर दिया। अब अगला आ गया, रिस्क कितनी किस्म के हैं? रिस्क कितनी किस्म के हैं सर जी? एक है फिजिकल रिस्क, जरा इस पर आ जाइए। फिजिकल रिस्क क्या कहता है? सर हार्डवेयर चोरी हो जाएगा, उसको आग लग जाएगी। हार्डवेयर चोरी हो जाएगा, उसको आग लग जाएगी। सर एक लफ्ज लिखा हुआ है वेंडलिज्म, को बंदा आके तोड़ दे, उसको हॉकी मारे, वो लैपटॉप के 2 हिस्से कर दे, हो सकता है ना सर? बदमाशी कह ले सर, तोड़ देना उसको, मेलिशियस इंटेंशन के साथ हिट करना कि वो टूट जाए। हार्डवेयर फेलियर, सर जी चलती चलती मशीन खराब तो हो ही सकती है। पावर आउटरेज, बिजली की फ्लक्चुएशन। सर जी ये सारे फिजिकल रिस्क हैं, ये सारे फिजिकल रिस्क हैं। अब इन रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, ये हमारी अगली बात। इन रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है? सबसे पहले आ गया डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। सर जी अगर ये वाला मसला हो गया है तो आपने क्या कर लेना है? डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, आपका प्रॉपर प्लान बनाओ। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपने उस तरह के मामले को हैंडल किस तरह करना है? सर जी डेवलप एंड टेस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान। फिर वही बात है, मुझे वो स्टोरी याद आ गई। मैं डेस्कॉन में था एक इदारे में और हम वो ऑडिट कर रहे थे, तो एकदम सबने कहा आग लग गई, उतरो नीचे। सारे लोग भागे उतरने के लिए, हमने कहा भाई हम भी उतर जाते हैं। जब उतरे तो उन्होंने नीचे सबको इकट्ठा किया और फिर उसके बाद बताया जी आग लग गई। फौरन उन्होंने हमें सबको साइड पर ले गए, उन्होंने कहा जी आग लगी, आप थोड़ा इधर इधर हो जाए। और उन्होंने, कुछ लोग थे वो उड़ के आगे पीछे से हवा बिल्डिंग पर पानी फेंक रहे थे। आग का धुआं तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ये ड्रिल थी, ये ड्रिल थी। जरूरी नहीं है कि जब आग लगेगी उस वक्त जो है वो सारी चीजें आउटडेटेड हुई होंगी। सर समझ आ रही है? हमने ये प्रैक्टिस की है कि आग लगे तो आपने क्या करना। तो सर समझ आ रहा है? सर डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान को बाकायदा टेस्ट किया जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी गार्ड। सर गैर मुतलका अफराद का आना ममनू है, देखा है ना आपने, कई बार लिखा होता है अनऑथराइज बंदा आ ही नहीं सकता। सर जी बायोमेट्रिक से आता है, फेस रिकग्निशन से आता है, दरवाजा खुलता है तो बंदा एंटर होता है। सर्वेलेंस कैमराज, सर सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं आप, और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं जो इंश्योर करते हैं चोरी ना हो और वेंडलिज्म ना हो, यानी कोई बंदा आपके सिस्टम से रिलेटेड चीजों को तोड़ ना दे। हार्डवेयर रिडंडेंसी एंड मेंटेनेंस, deploy redundant software to ensure continuity during hardware failures, schedule regular maintenance and monitor equipment health of hardware। सर जी आपने, सर जी गाड़ी की हेल्थ को चेक करने का एक टूल होता है, इसी तरह ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी हेल्थ चेक होती है, इसका ऑयल चेंज होने वाला वो चेक होता है। सर जी ये चीज़ें को चेक किया जाता है। इसी तरह ही आईटी से रिलेटेड चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं। और फिर दूसरे नंबर पे सबका बैकअप भी होता है। बैकअप का मतलब ये कि अगर सिस्टम नहीं चला, अगर एक सर्वर नहीं चला, दूसरे सर्वर पे स्विच कर देंगे ताकि बिजनेस ना बंद हो, आपके ऑपरेशन ना रुके। सर जी ये है हार्डवेयर रिडंडेंसी एंड मेंटेनेंस। फिर पावर बैकअप सॉल्यूशन क्या है? यूपीएस और जनरेटर्स। फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। सर जी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक बैकअप, हमारा सारा सिस्टम ऊपर एक कमरे के अंदर रखा हुआ है सारा, और एक बैकअप हमने कराची रखवाया हुआ।
अगर खुदा न खास्ता को मसला हो जाए, लाहौर लेवल पे कोई इशू हो जाए, तो कम से कम हमारा सिस्टम चलता रहे, कराची से ऑपरेट हो जाए। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। सर जी ये जो 9/11 का वाकया हुआ था, आपने ये तो खबरें बड़ी सुनी होगी कि कितना बंदा मरा और कितनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, लेकिन कभी ये नहीं सुना आपने कि डाटा सारा जाया हो गया। क्यों सर? उसके 7 बैकअप्स थे, 7 बैकअप्स थे। एक बैकअप दूसरा बिल्डिंग के अंदर था, बाकी 6 बैकअप सारे बाहर थे। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ये फिजिकल रिस्क के वजह से मिटिगेट करने का। डिजिटल रिस्क क्या है? आ जाओ यार थोड़ी डिजिटल बातें भी करें। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ा है ना, मैंने सारी बातें फिजिकल वर्ल्ड की हैं, लेकिन डिजिटल बातें बड़ी जरूरी है करनी, क्योंकि पेपर की मिजाज डिजिटल है और आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिकल है। इस गैप को मैंने ब्रिज करना है। डन हो गया सर जी? यार एक छोटा सा काम कर लें, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं। यार नमाज पढ़ लें, हैं 5 मिनट ले लें आप, नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद आते हैं। मुझे लग रहा है कि 25 मिनट मुझे चाहिए होंगे, ताकि मैं बाकी अपना एरिया कवर कर लूँ। कि आज क्लास भी 10:04:25 पर शुरू हुई है, तो मुझे ये है कि यार मैं पढ़ाते पढ़ाते नमाज आप लोगों की कज़ा हो जाए, मेरी भी कज़ा हो जाए, उसका फ़ायदा नहीं। क्या ख्याल है? 5 मिनट की ब्रेक कर लें? 5 मिनट की ब्रेक है बस, 10 नमाज पढ़ो रात। नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी मैं अब आपको वो जिसको कहते हैं ना कट्टर डिजिटल बातें करने लगा हूँ आपके साथ। मैंने काफ़ी बेस बनाई है। असल में ना सर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बहुत से बच्चे फिजिकल वर्ल्ड की बातें ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन जब बातें डिजिटल होती हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं आती। मैंने अभी तक जितनी कोशिश की सारी बात फिजिकल से रिलेट की, ताकि आपको समझ आ सके। अलबत्ता जहाँ पर अब हम इतनी फिजिकल बातें कर चुके हैं कि इंशाल्लाह अब हम उसको डिजिटल से रिलेट करेंगे तो भी आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा। सर जी डिजिटल रिस्क की बात करने लगा हूँ। सबसे पहले आ गया मेलवेयर एंड रैंसमवेयर। व्हाट इज मेलवेयर? मेलवेयर अब ज़रा ध्यान से समझना, ब्रेक भी मिल गई, ज़रा आप ताज़ा दम हो गए हैं, और ये वाली बात अब ध्यान से समझनी है, ये पेपर में आनी है। मेलवेयर, मेल का लफ्ज आया है मेलिशियस से। मेलिशियस कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाला, और वेयर आया है सॉफ्टवेयर से। ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाए, इसे मेलवेयर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आ गया रैंसमवेयर। रैंसम किसको कहते हैं? तावान को। असल में होता है ऐसे कि आपका बड़ा कीमती डाटा पड़ा हुआ था और किसी बंदे ने वो डाटा आपका एक्सेस करके उसको एनक्रिप्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब आपने कहा कि यार ये डाटा बड़ा कीमती है, मुझे चाहिए, तो वो कहता है डिक्रिप्ट कर दूं। आपने कहा हाँ प्लीज कर दो, कहते लाओ पैसे दो। किसी बंदे ने आपके डाटा को अगवा कर लिया है और उसे एनक्रिप्ट कर दिया, बंद कर दिया है, और अब वो आपको डाटा वापस देने के क्या मांग रहा है? पैसे मांग रहा है। इसको कहते हैं रैंसमवेयर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब भूलेगा तो नहीं? रैंसमवेयर अगवा, यस, वो डाटा जिसको अगवा किया गया उसका तावान मांग रहा है अब आपसे, इसको कहते हैं रैंसमवेयर। फिशिंग अटैक क्या है? फिशिंग अटैक जब कोई दूसरा बंदा आपको ट्रिक करके आपसे आपके क्रेडेंशियल्स ले लेता। एक बंदा आपको फोन करता है, आपको कहता है जी आपका एमसीबी में अकाउंट है ना, हमीद आपका नाम है ना, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है ना, आपके फादर का नाम ये है ना। वो सारी बातें आपको ठीक बताता है, और उसके बाद वो कहता है अच्छा आपका अकाउंट आईडी ये है, इसका जरा मुझे पासवर्ड बताएं, हमारी कंपनी ने कहा है सारे लोगों के पासवर्ड बदलने हैं। अब जब वो एक बंदा आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक देगा, तो आपको लगेगा ना ये बैंक का आदमी है, और आप क्या करेंगे? आप उसे पासवर्ड दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा?
जब आप उसको पासवर्ड दे देंगे वो पैसे निकाल लेगा उसके अंदर से, और फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, बाद में पता चलेगा। आप बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे यार मेरे पैसे निकल गए, बैंक वाले कहेंगे आपने उसको नंबर क्यों दिया था। आप कहेंगे कि उसने मेरी सारी डिटेल दी थी, उसने कहा था कोई शनाख्ती कार्ड किसी की गिरा हुआ मिल गया होगा उसको, आपका शनाख्ती कार्ड पे ये सारी तफसील लिखी होती है, इसमें कौन सी खास बात है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। रियल वाकया बताने लगा हूँ, रियल। अभी 4 दिन पहले C-FAB 5 जो टेक्स्ट मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चा आया, मेरा स्टूडेंट रांगूड़ा हुआ बिल्कुल। कहता सर मैं आज बड़ा परेशान हूँ। मैं क्यों, क्या हुआ। कहता सर मैं अपने क्लाइंट पे था, तो वहाँ पर ना एक हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि यार ये पेमेंट करनी है, ये कर दो। मैंने कहा ठीक है। हुआ ये कि इनको मैसेज आया, इनके बॉस के पास है V8 3 करोड़ पे, 3-4 करोड़ पे कम से कम गाड़ी है यूज में। अच्छा, V8 जिस बंदे के पास है उसके चलान हुए थे 2, उसको मैसेज आया कि आपके 2 चलान हुए हैं, आपने उसे पे नहीं किया, आपको 500 रुपये अभी पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब इन्होंने फौरन कहा कि यार मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यार पेमेंट कर दो। अपने इसी लड़के को जो मेरा स्टूडेंट था इसको कहा कि तुम ये पेमेंट कर दो। जब वो वाली पेमेंट करने लगा तो उसने कहा जी अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर और पिन बताएं, अपना क्रेडिट कार्ड से पे करें। इसने जायज कैश की ऑप्शन ही नहीं दी। किसकी ऑप्शन दी, क्रेडिट कार्ड की। जब उन्हें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली तो अंदर से 7 लाख निकल गए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस तरह के अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक। इस तरह के अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक। अगर आपको कोई SBI से फोन है, SBI वाला कहेगी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम हमीद है, आपका CRN ये, आप फलां इलाके से, आप फलां जगह पर होते हैं, फौरन अपने पोर्टल का पासवर्ड बताएं, तो आपको जितनी डिटेल वो बताएगा उस बेस पे आपको यकीन होगा कि ये SBI का ही बंदा है, और फिर आप उसे पासवर्ड बता देंगे और वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस अटैक को क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक। सर समझ आ गया। फिशिंग अटैक। तीसरे नंबर पे आ गया डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस का मतलब है कोई अनऑथराइज्ड बंदा आपके डेटा को एक्सेस कर ले, चूंकि आपका सॉफ्टवेयर वल्नरेबल था, ड्यू टू द सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। यार वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरी, गुंजाइश थी उसमें, लूप होल थे। वल्नरेबिलिटी का लफ्ज आपने याद करना है चूंकि ये बार बार आना है। सर वीक पासवर्ड, अनएनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड नहीं थी बल्कि क्या थी, अनएनक्रिप्टेड थी। सर जी एनक्रिप्शन और अनएनक्रिप्टेड क्या होता है, जरा थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सर एनक्रिप्टेड वो होती है जब मैंने डाटा सेव किया हुआ है तो वो डाटा इस तरह से सेव होगा दूसरा बंदा उसे एक्सेस कर भी ले तो रीड ना कर सके, इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डाटा को ट्रांसमिट करें यानी भेजें या अपने सिस्टम पे सेव करें तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो, यानी वो इस तरह से सेव हो कि कोई दूसरा बंदा उसको समझ ना सके, इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। इंशाल्लाह डाटा के चैप्टर में एनक्रिप्शन को मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा आगे, वैसे इधर भी 2-3 बार आना है। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन असल में ये होता है कि आप डाटा को बदल दो। मिसाल ले लो यार, ये छोटी सी मिसाल है, अगर आपको अभी बात समझा दूं, ये पकड़ो सर, ये ऐसे मैंने एक मिनट बस हो गया काम, ये नहीं आ रहा, ये ले। अब ये देखना, मैंने ये डाटा यहां से कॉपी किया है और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने ये डाटा यहां पर पेस्ट किया,
और इसको सिलेक्ट करके इसकी लैंग्वेज बदल के कर दी है, ये ले। अब आपसे पढ़ा जा रहा है ये कौन सा डाटा है। अगर मेरे सिस्टम में डाटा इस फॉर्म में सेव हो रहा है तो आप इसको एक्सेस कर भी लेंगे तो आप इसको पढ़, इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन। मैं खुद पढ़ सकता हूं, मैं भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुझे एक बात पता है, यहां से मैं इसका थीम फॉन्ट बदलूंगा, मैं पढ़ पाऊंगा। मैंने अगर आपको ये डाटा भेजना है तो मैंने पता क्या करके भेजना है, मैंने एनक्रिप्ट करके भेजना है। मैंने ये डाटा आपको इस तरह भेजना है, साथ आपको व्हाट्सएप करना है, यार इसका थीम फॉर्मेट बदलोगे ना फिर तुम्हें समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? ये मैंने एनक्रिप्ट किया है। डाटा को इस तरह से तब्दील कर लेना कि अगर कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस कर भी ले तो वो पहचान ना पाए, असल मैसेज रीड ना कर पाए। इसको क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन कहते हैं। सर समझ आ गया? जी भाई, बिल्कुल थीम चेंज कर सकते हैं। मैंने तो समझाने के लिए बात कही है ना। तो बुनियादी तौर पे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके अब्बू का मुझे मैसेज आ गया, किसी भी स्टूडेंट के अब्बू का मुझे मैसेज आ गया कि मेरे बच्चे के कितने नंबर आए हैं, क्या कहते हैं, इस मिड में। अब उसके नंबर थे फॉर एग्जाम्पल 15, तो मैंने उसको ना मल्टीप्लाई बाय 7 करके बना दिया, कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाय 5 बना दिया, कितने हो गए? 15 5 75। मैंने उसके फादर को भेजे 75 और उस बच्चे को मैसेज किया कि इसको अगर समझना है तो डिवाइडेड बाय 5 कर लो। मेरा पॉइंट समझ आ गया? ये मैंने क्या कर दिया, उनको एनक्रिप्टेड भेजा है और आपको उसकी की भी बता दी है कि यार समझने के लिए क्या करना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं, ये भी सिर्फ समझाने की गर्ज से एनक्रिप्शन है। असल में तो इंशाल्लाह भी आगे ब्लॉकचेन पढ़ेंगे तो फिर वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन होती है। अभी तो सिर्फ ये था कि यार आपके दिमाग में ये बैठ जाए। देखो, मैंने एक डाटा आपको भेजना है, अगर मैं उसको एनक्रिप्ट करके भेजूंगा तो इसका फायदा ये होगा कि दरमियान में कोई तीसरा बंदा अगर उसको एक्सेस कर भी ले तो वो उसको पढ़ ना सके। ये बात इमेजिन आई कैप कराची से डीएसआर का पेपर आई कैप लाहौर आ रहा है। अब दरमियान में कोई इंट्रूडर उस पेपर को पकड़ लेता है तो उन्होंने एनक्रिप्ट करके भेजा है कि अगर कोई दरमियान में बंदा उस पेपर को एक्सेस कर भी ले तो उसको पढ़ ना सके। समझ गए? इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। जी भाई, अभी तो पढ़ लो दोस्त। जी सर, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हमने वर्किंग तो की है इस पर और रिकॉर्ड कैमरा भी लगा हुआ इसी घर से ही के हम इसको इंशाल्लाह कर पाए। नहीं सर, असल में वो बात ये पे एनक्रिप्शन हो गई तो मैंने वो वाली बात बता दी। एनक्रिप्शन, अच्छा, डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या चीज है? इतने ज्यादा मैसेजेस कर दूं आपको, एक बच्चा मुझे इतने ज्यादा मैसेज करते कि बाकी सबके जेन्युइन मैसेज भी रह जाए और उसी का मैसेज ही क्यू में लगा रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। ओवरवेल्म कर देना, भर देना सिस्टम को ट्रैफिक के साथ इतना ज्यादा कि वो अवेलेबल ही ना रहे और असल मैसेज भी वो ना पढ़ सके। जीरो डे एक्सप्लॉइट, जीरो डे एक्सप्लॉइट। सर जी बिल्कुल 0 मीटर अभी घर बना है, अभी हमने घर के दरवाजे लगाए हैं और ये सोचा है, घर के दरवाजे लगाए हैं और ये सोचा है कि हम इंशाल्लाह इसको ताला लगवा लेते हैं, उससे पहले ही चोरी हो गई। जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि यार, जीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब है कि यार अभी तो बिल्कुल नया ही था घर। यार मेरा पॉइंट समझ आया? अभी तो दरवाजों पे ताले लगवाने थे कि वो पहले ही चोरी हो गई। तो कहता है
अटैक्स ऑन अननोन सॉफ्टवेयर फ्लॉज। सर सॉफ्टवेयर के जो फ्लॉज थे अभी वो अननोन थे और इतना टाइम ही नहीं मिला कि फिक्स करने का, कि उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। समझ गए सर? उसके बाद आगे ये सारे अब इसके हल हैं। पहला हल क्या है? साइबर सिक्योरिटी टूल्स। फायरवॉल की डिस्कशन हो गई, इंट्रूजन डिटेक्शन की बात हो गई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सर जी एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ये जो फिशिंग अटैक होता है ये इसके लिए भी लोगों को ट्रेन किया जाता है कि यार आपने अक्सर खबरों में, अक्सर टीवी पे देखा होगा, कोई भी नुमाइंदा आपसे कभी भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपने कभी भी किसी को अपने 4 इंचों वाला पासवर्ड नहीं बताना। यार होती है ये बात। बेसिकली वो एम्प्लॉय को, लोगों को ट्रेन करते हैं फिशिंग अटैक से। एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है पता है सर जी? सोशल इंजीनियरिंग, अब सुने, आपको फोन आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक, आपने मुझे पहचाना है मामू? मैं कहा अली बात कर, हाँ जी मैं अली बात कर रहा हूँ। अली रजा? मैंने कहा हाँ जी मैं अली रजा बात कर रहा हूँ। कहते मामू इन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, आपकी मेहरबानी बात करें इनसे। अब एक और करेक्टर के पास फ़ोन चला, कहता अस्सलाम वालेकुम, इसको हमने मॉडल टाउन पार्क में पकड़ा, ये लड़की के साथ बैठा हुआ था, इसको हमने पकड़ लिया और हमने इस पर FIR कर देनी है, चित्रौल तो इसकी होनी है। तो आप जो है ना, अगर आपने इसका कुछ करना है तो अभी 25,000 रुपया भेज दें। अब जो वाकई में सच्ची मुची का मामू है वो सोचेगा ना कि यार ये शादीशुदा बंदा, इसको शर्म ही नहीं आती। अब अगर मैं 25,000 दे के इसकी इज्जत बचा लूँ तो ठीक है, बजाय इसके कि पूरे ख़ानदान में भी इसकी बेइज्जती हो, ठीक हो गया। और कल को मेरी बहन को पता चलेगा तो वो कहेगा कम से कम तुम 25,000 बचा लेते, पूरे ख़ानदान में हमारी बेइज्जती करा दी। वो पुलिस वाले को कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप परेशान ना हो, मैं 25,000 रुपया भेज रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि 25,000 रुपये इस नंबर पे फौरन जायज़ कैश करें। ये सोशल इंजीनियरिंग है। उसने कोई टेक्निक, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की है, सोशल इंजीनियरिंग है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसी मौके पर ही सारी कहानी बुन के उसने ये किया है, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं सर। अब समझ आ गया सोशल इंजीनियरिंग क्या है? टीच स्टाफ टू रिकॉग्नाइज फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, टेस्ट देम विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सर जी तीसरा, डाटा को एनक्रिप्ट कर दें। स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन होनी चाहिए ताकि डाटा क्या हो जाए, ताकि डाटा प्रोटेक्ट हो जाए अनऑथराइज एक्सेस से। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? वो जो मैंने इराक के अंदर पासवर्ड डाला था तो उसने कहा था जी अपना थंब इंप्रेशन भी दें और अपना मैसेज भी दें और अपने ईमेल से भी करें। यार याद आ रहा है? वो मल्टी फैक्टर था। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? आप अपने सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड करें कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाए। यूज क्लाउड सर्विसेज एंड ट्रैफिक कंट्रोल टू हैंडल एंड ब्लॉक अटैक ट्रैफिक। जो अटैक कर रही है ना ट्रैफिक को, उसको ब्लॉक कर दें। आप क्या करें? क्लाउड सर्विस को यूज करें और ट्रैफिक कंट्रोल्स को यूज करें। वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या? कॉन्टिन्यूसली अपने सिस्टम को देखें और उनकी कमजोरियों को पहचाने, इससे पहले कि वो उन कमजोरियों से और उन जगहों से अटैक हो जाए। सर जी हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली इसकी बाउंड्री को एक हफ्ते बाद ज़रूर विजिट कर लेते हैं कि कहीं कोई जगह ऐसी तो नहीं जहाँ से कोई फलांग करा कर अटैक कर दे। बिल्कुल इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी होता है। आप अपने सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि कोई ऐसा लिंक तो नहीं, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ से कोई मैलिशियस अटैक हो सके, जहाँ से कोई अनऑथोराइज बंदा एक्सेस कर सके। सर जी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, इस पर तो बड़ी डिटेल से बात हो गई है। वो कहता है आपका बेहतरीन प्लान तैयार होना चाहिए कि किस तरह से अगर कोई साइबर अटैक हो तो आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है और रिकवर किस तरह करना है। सर जी ये डिजिटल रिस्क था। अब तीसरा आ गया। तीसरा क्या है? ह्यूमन रिस्क। सर ये 6 रिस्क हैं, ये मेन इस चैप्टर की जान है। 6 ये और उधर से रिस्क, वो जिसने ये पॉइंट्स कर लिए वो इस चैप्टर के मेन ग्रिप ले गया। सर जी ह्यूमन रिस्क,
इंसान से रिलेटेड रिस्क क्या है? अराइज फ्रॉम एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। सर इंसान खता का पुतला है, इंसान को जब भी जिस काम पे भी उठाएं वो गलती कर देता है। सर जी आपने बेहतरीन लोकेशन डिसाइड की, यहां पर एक गार्ड बैठा हो तो कोई चोरी नहीं होगी, सबने कहा शाबाश अली इमरान तुम बहुत समझदार हो। हमने गार्ड को वहां पे बिठाया, हमने उसे गन भी दी, रात को उसको नींद आ गई, वहां पे चोरी हो गई। यार मेरा पॉइंट समझाया? सर इंसान गलती कर देता है। सोशल इंजीनियरिंग लोगों की बातों में आ जाते हैं। यार सोशल इंजीनियरिंग की स्टोरी समझ आ गई ना? सर जी मेलिशियस इनसाइडर, सर जी बाहर के बंदों से तो बंदा निबड़ लेता है, और अगर अंदर का बंदा ही खबीस हो। अब आप मेरी बात सुनो, अभी पिछले दिनों क्या हुआ? नेशनल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने नेशनल बैंक के मैनेजर को गोली मार दी, वो वहीं मर गया। क्यों? उसने उसको डांटा कि तुम लेट क्यों आए। अब बात यह है, तो इस पर सवाल ये उठता है कि सर उसे पिस्तौल दी क्यों? तो इसका जवाब है भाईजान, जिससे सिक्योरिटी करानी है उसको तो पिस्टल देनी ही पड़ेगी ना। अब सर इसका जवाब यह है कि जिस बंदे से आपने सिक्योरिटी करानी है उसको पिस्टल तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो पिस्टल का मुंह आपकी तरफ कर दे तो फिर आपका क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह मैलिशियस इनसाइडर वो बंदा है जो आपके अंदर कंपनी का बंदा है सर, और वो कर क्या रहा है? वो आपके अंदर का बंदा होके मैलिशियस अटैक कर रहा है आपकी कंपनी के ऊपर। अब कोई बाहर का बंदा हो तो हम सोचें यार कि हमारे सिस्टम को कोई एक्सेस कैसे कर रहा है, और अगर एक वो बंदा है जिसको खुद आपने एक्सेस दी हुई है, जिसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुद आपने दिया हुआ है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं मैलिशियस इनसाइडर। लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है? लोगों को खुद नहीं पता होता कि सिक्योरिटी के लिए करना क्या चाहिए, उनको बेसिकली ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लोग बड़ा वीक पासवर्ड रखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। बड़ी दुनिया तो ऐसी है कि जो पासवर्ड आपने भी अपने आई कैप की पोर्टल पर जो ओरिजिनल आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही रखा हुआ है ना, चेंज तो नहीं ना किया। ज्यादातर लोग चेंज नहीं करते, हालांकि वो कहता है कि पासवर्ड को चेंज करे ताकि कोई दूसरा बंदा एक्सेस ना कर सके, क्योंकि इसके अंदर जो आपका सीआरएन है वो तो पब्लिक है, पासवर्ड प्राइवेट था। आपने पासवर्ड भी वो रखा हुआ है जो कोई भी बंदा एक्सेस, आपके फेसबुक पे जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखेगा, वहां से वही आपके आई कैप पर डाल के पोर्टल पे आपका वो करने के बाद उसके बाद वो एप्लीकेशन दे दे कि मैंने पेपर मुल्तान से देने। हो सकता है या नहीं हो सकता? सर जी पासवर्ड को सेंसिटिव डाटा है, इसको आपको अपडेट करना चाहिए। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर ह्यूमन रिस्क। अब ह्यूमन रिस्क है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली अवेयरनेस, लोगों को समझाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें। दूसरा एक्सेस कंट्रोल, वो कहते हैं जिसकी जितनी हद है, जिसका जितना काम है, जिसका जितना रोल है, उसको बस उतनी उसमें लिमिट में रखें, उससे ज्यादा ना दें। तीसरा बिहेवियरल मॉनिटरिंग, लोगों के बिहेवियर को देखें। याद रखिएगा जाता हुआ बंदा बड़ा नुकसानदेह होता है, जाता हुआ बंदा बहुत नुकसानदेह होता है। वो कहता है भाईजान आप यूजर की एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस UEBA यूजर एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस जरूर करें। ये असेस करने के लिए एक बंदा है वो रोज 9 से 5 आता है, अचानक ही उसका हम जब लॉगिन्स देखते तो पता चलता है एक बंदा रात 12 से 2 लॉगिन जो है ना उसका एक्टिव होता है और वो काम कर रहा होता है। क्या ये परेशानी वाली बात है या नहीं? यस सर, समझ आ रहा है? इसका मतलब है आपने उसके बिहेवियर को भी देखना है, उसकी वर्किंग रूटीन, वर्किंग पैटर्न को देखना है। चौथा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सर जी आपने एक प्रॉपर निजाम बनाए काम करने का, काम को हैंडल करने का, डाटा को हैंडल करने का, इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने का, ये बहुत जरूरी है। सर सिमुलेटेड अटैक क्या होता है? सिमुलेटेड का लफ्ज BIT में बार बार आया है और मैं चाहता हूं जो बातें आगे आनी है वो एक बार आज मेहनत करके कवर करा दूं। सिमुलेट कहते हैं नकल को, सिमुलेट कहते हैं नकल को, नकली अटैक करें।
वो कहता है कंडक्ट स्टिमुलेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक टू टेस्ट एम्प्लॉय। एक बंदे को कहा है यार इससे जरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो पूछवा के दिखाओ। पूछवा सकते हो यार, मेरा पॉइंट समझ आया है? इसको कहते हैं सिमुलेटेड अटैक। एग्जिट प्रोसीजर, जो बंदा जा रहा है अभी उसको आपने निकालना नहीं है, पहले उसको आराम से बिठाएं, उसको चाय चाय पिलाएं, उसको कहें यार आपकी हमारी गाड़ी, हमारे लॉगिन आईडी, हमारे पासवर्ड सारे आप हमें दे दें। जब वो ये सब कर लें फिर उसके बाद उसको बाहर निकालें। ऐसा ना हो कि वो कोई नुकसान कर दे आपके इदारे के लिए, आपके सिस्टम के लिए। वो कहता है रिवोक एक्सेस एंड कलेक्ट कंपनी डिवाइसेस व्हेन एम्प्लॉय लीव। एम्प्लॉय के छोड़ने से पहले ये सारी चीजें उससे रिकवर कर लें। सर एनवायरमेंटल रिस्क, सर आग, जलजिला, सैलाब। आपको पता है सैलाब भी एक रिस्क है। फिर मौसम, कराची में आबो हवा में इतनी नमी है जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो जाता है। लाहौर में गर्मी इतनी है जिसकी वजह से सिस्टम ओवर हीट हो जाता है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर आग लग जाए तो वो एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आग भी हो गया एक फैक्टर, बिजली की फ्लक्चुएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही है, ठीक हो गया। तो भाई इसके लिए यूपीएस है, क्लाइमेट चेंजेस के लिए थर्मोस्टेट्स है। सर थर्मोस्टेट क्या होता है? ये आपने लगा दिया इन्वर्टर, आपने कहा 26 पे रखना है, बाहर गर्मी होगी तो हीटर चला देगा, सॉरी बाहर गर्मी होगी तो एसी चला देगा, बाहर सर्दी होगी तो हीटर चला देगा। सर जी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क की हालात खराब, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। आपने इसको, ये एनवायरमेंटल इशू है, आपने क्या करना है? आपने इसको फोर्सी कर लेना है। ईरान में बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं, हम अपना बैकअप ईरान से उठा के किसी दूसरे मुल्क में रख लेते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पेंडेमिक्स एंड हेल्थ क्राइसिस, सर जैसे कोविड-19 में साइबर क्या कहते हैं रिस्क की वजह से बड़ा रिमोट वर्किंग बहुत इंक्रीज हो गई थी, ये भी एक एनवायरमेंटल रिस्क है। बिजली की फ्लक्चुएशन, मौसम की तब्दीली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पेंडेमिक। अब इसका हल क्या है? पावर रिजिलियंस, यूपीएस, जनरेटर। क्लाइमेट एडेप्टेशन क्या है? सर जी ये थर्मोस्टेट्स। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है? आप फोरसी करें कहां पे मिसाइल आने लगे और अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। सर रिमोट वर्क सिक्योरिटी, सर जी रिमोट वर्क सिक्योरिटी में उसने लिखा है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। सर जी आमतौर पे हमारे यहाँ वीपीएन जो है वो, उसका मकसद ये होता है कि आप एक्सेस कर लें किसी ऐसी जगह से जहां से आपकी आइडेंटिटी छुप जाए। अब जब पाकिस्तान ने क्या किया हुआ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जी यहाँ से 4000 अल्फाज की गूगल सर्च करनी मना है, तो आपने वीपीएन लगा दिया। वीपीएन से क्या हुआ? वीपीएन से ये बात छुप गई कि आप इस वक्त मौजूद किधर हैं, ठीक हो गया। उस वीपीएन में उसने खुद ऑप्शन दे दी कि आपने किस मुल्क से एक्सेस करना चाहते हैं। आपने कोई मुश्किल सा मुल्क देख लिया जहां पर एक्सेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, सर जी आपके बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्लानिंग और रिकवरी जरूरी है। सर जी थर्ड पार्टी रिस्क, ये आखिरी है। देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने माल खरीदना भी है, यस और नो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने माल बेचना भी है। अब जिससे माल खरीदना है उसके साथ भी कनेक्ट होना है, जिससे माल बेचना है उसके साथ भी कनेक्ट होना है। तो भाई बाज़-औक़ात ना ये थर्ड पार्टी से रिस्क आ जाता है। और थर्ड पार्टी ने आपको कहा मैं आपको लेजर ईमेल करता हूँ, लेजर के साथ पासवर्ड जुड़ा हुआ उसने साथ भेज दिया, उसकी वजह से हमारा पूरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई और हमारी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी खराब हो गई, हमारे ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो सर समझ आ रहा है? सर दिस इज अ प्रॉब्लम। वेंडर सिक्योरिटी वीकनेस होती है, बाज़ औक़ात आपका क्लाउड मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है। सर व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? फिर वही बात है, मेरा दिल चाहता है जो काम की बातें हैं वो सारी कर दूं, जिंदगी का कोई पता नहीं है। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आपने ये लफ्ज बार बार सुना है ना, क्या होता है कॉन्फ़िगर करना? ये एक्सेस कंट्रोल है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
मेरा ख्याल है कि इस किताब में ये कम से कम 100 बार लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन और मिसकॉन्फ़िगर, लेकिन इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूं। ये असल मसला है कि बात को अब आप बात पिक करना। अली इमरान एसबीआई का वाइस प्रिंसिपल है। एसबीआई में जब सिस्टम बना, सॉफ्टवेयर बना, तो उसके कंट्रोल्स एलोकेट करने थे। तो उन्होंने कहा कि अली इमरान कैफ 2 टैक्स, कैफ 3 डाटा, कैफ 8 ऑडिट, सीफैप 5 इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। अली इमरान को इन चारों सब्जेक्ट्स के राइट के कंट्रोल भी देने हैं, एडिट के कंट्रोल भी देने हैं, रिमूव का कंट्रोल भी देना है इन चारों कोर्सेज में। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उसका सिर्फ मेरे पास व्यू की ऑप्शन आती है, डिलीट की, ऐड की, एडिट की ऑप्शन नहीं आती। यार आप मेरे साथ चल रहे हो? मुझे एसबीआई वाले एक्सेस दे रहे थे, तो जब एसबीआई वालों ने मुझे एक्सेस दी तो जो मेरा रोल था उसके मुताबिक उन्होंने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो पहली बार उन्होंने ये सारा केस को कहते हैं कॉन्फ़िगर करना। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे बायोमेट्रिक लगी हुई है, बायोमेट्रिक से थंब इंप्रेशन से टाइम इन और टाइम आउट लगता है, यस और नो? ये लगने से पहले सबसे पहली बार क्या हुआ था, उन्होंने मेरा अंगूठा लगवाया, कहते हैं 5 उंगलियां इस हाथ की और 5 उंगलियां इस हाथ की लगवाई, और उस पर उन्होंने लिखा हर एक बार कि ये सर अली इमरान, ये सर अली इमरान, ये सर अली इमरान, ये सर अली इमरान। अब ये सिस्टम के अंदर आ गया कि इन 10 उंगलियों में से कोई उंगली भी होगी तो वो सर अली इमरान होगी। मैं गया, मैंने थंब इंप्रेशन लगाया, उसने कहा टाइम इन, फिर शाम को लगाया टाइम आउट। ये टाइम इन टाइम आउट शुरू होने से पहले जो उसने मेरी सारी उंगलियां लगवा के सिस्टम को बताया ना कि ये सर अली इमरान है, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगर करना। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस वक्त कॉन्फ़िगर हो रहा था ना, मैंने पता क्या किया, मैं अपने टीए को ले गया, मैंने कहा यार 2 उंगलियां मेरी आगे, एक तू अपनी लगा दे, मैं लेट भी हूं तो जरा तू। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसका मतलब है या कोई गलती से सिस्टम में किसी दूसरी तीसरी थंब इंप्रेशन पिक हो गया, इसको कहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन में गलती है। यार कॉन्फ़िगर का मतलब समझ आया? कॉन्फ़िगर का मतलब आम अल्फाज में है फाल करना, एक्टिव करना। सर जब आपने क्लाउड को कॉन्फ़िगर किया है और उसको मिसकॉन्फ़िगर कर दिया, आपका क्लाउड का डाटा सिर्फ आपके पास होना चाहिए था, आपने क्लाउड का डाटा पब्लिक कर दिया, सही किया या गलत किया? गलत हो गया सर। तीसरा आ गया साइबर चेन अटैक, सॉरी सप्लाई चेन अटैक। सर जी सप्लाई चेन अटैक का मतलब समझते हैं? सप्लाई चेन अटैक का मतलब है कि आपकी जो, अब एक एग्जांपल बताता हूं, उससे जरा आप बात पिक करना। हम जिस टाइम पे में सेल ऑर्डर आता है ना, उसके जवाब में सेल ऑर्डर का जैसे ही हमारा ऑर्डर बुक होता है, हमारा ये मैसेज चला जाता है स्टोर वाले के पास। स्टोर वाले के पास ये मैसेज आता है, स्टोर वाला कहता है ये सेल बुक हो गई, वो उसी वक्त ही अपने स्टॉक से उतना माल निकाल देता है, ऑटोमेटिकली एंट्री वहां पर होती है। इतने में जब आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कम होता है तो इसके जवाब में ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट हो जाती है सप्लायर को कि हमें और माल भेज दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने सेल का ऑर्डर लिया, उससे ऑटोमेटिकली स्टॉक कम हुआ, उससे ऑटोमेटिकली सप्लायर को मजीद ऑर्डर चला गया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब वो ये कह रहा है अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो आपकी सप्लाई चेन अटैक का मतलब ये कि अटैकर टारगेट कर देगा थर्ड पार्टी सप्लायर टू पेनिट्रेट। अब ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब वहां से यहां से पीओ जनरेट हो गया, उसके पास गया, वहां से उसने जब आपको इनवॉइस भेजी तो वो थर्ड पार्टी अटैकर ने जो है वो अटैकर टारगेट थर्ड पार्टी सप्लायर टू पेनिट्रेट एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अच्छा
ये आपकी सप्लाई चेन से ऑटोमेटिकली क्या हुई, आपका माल ऑर्डर चला गया, उसने जब आपको इनवॉइस भेजी तो उसके साथ फॉर एग्जांपल कोई वायरस था और उस वायरस की वजह से आपका सिस्टम अफेक्ट हो गया। ये होता है वेंडर सिक्योरिटी वीकनेस की वजह से। अभी जो इस वक्त मैं सप्लाई चेन अटैक की बात कर रहा हूं, सप्लाई चेन अटैक ये है कि अच्छा एक और हमारा बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है अपने इदारे पे, एक बंदे ने क्या किया है, साथ वाले इदारे से इधर आ गए, इसको कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। बजाय इसके कि वो मेरे पर अटैक करता, उसने किस पर अटैक किया है, मेरी थर्ड पार्टी पर अटैक किया ताकि वो मेरे सिस्टम को पेनिट्रेट कर पाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इसको कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। इससे पहले जो मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, स्टॉक कम हुआ, रीऑर्डर लेवल पर चला गया, वो क्या था, वेंडर सिक्योरिटी, और उसकी तरफ से जो आपको वहां से आ गया, अटैकर आ गया, तो ये वेंडर सिक्योरिटी थर्ड पार्टी की वजह से है। रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, बाज़-औक़ात थर्ड पार्टी कंप्लाई नहीं कर पाती जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी पड़नी पड़ती है। और सर्विस इंटरप्शन, थर्ड पार्टी फेलियर कैन डिसरप्ट डिपेंडेंट सर्विसेज, बाज़-औक़ात थर्ड पार्टी फेल हो जाती है, थर्ड पार्टी का सिस्टम फेल होता है जिस वजह से हम लोगों की सर्विस भी अफेक्ट होती है। असल में हम लोगों ने ऑर्डर लेना होता है थर्ड पार्टी के सिस्टम की बेस पे। मुझे एकदम 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया है, मुझे फौरन पहले देखना कि थर्ड पार्टी के पास इतना माल है कि मैं ऑर्डर बुक कर लूं, और थर्ड पार्टी जनाब उसका सिस्टम फेल हुआ है, उसकी वजह से बाज़ों का मेरा भी सिस्टम, मेरी भी सर्विस इंटरप्ट हो जाती है। सर वेंडर के सिस्टम को असेस करें, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करें, क्लाउड के सिस्टम को बेहतर करें, कॉन्फ़िगरेशन का जो इशू आ रहा था, सप्लाई चेन बेहतर करें, ऑल पार्टनर एडहेयर टू साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल आप क्लॉज डालें, वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि कोई गलती हो गई तो वेंडर भी इसका जिम्मेदार होगा, और अगर कोई इशू हो जाए तो रिडंडेंसी फॉर क्रिटिकल सर्विसेज के वाले से रिडंडेंसी होनी चाहिए। रिडंडेंसी क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन को। रिडंडेंसी किसको कहते हैं, डुप्लीकेशन को। आपका सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो खराब हो गया तो दूसरा होना चाहिए, ताकि आपको पता है हमारे पास 2 जनरेटर, अगर लाइट गई है और एक जनरेटर बंद हो गया तो दूसरा जनरेटर चालू हो जाएगा। अब अल्लाह करे ऐसा हो ना जाए, लेकिन इसको कहते हैं रिडंडेंसी। सर मैं लास्ट पॉइंट है लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, इसको जरा सुन लो सर जी। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस का मतलब ये कि जैसे जैसे आईटी में तब्दीली आ रही है, वैसे वैसे रिस्क में तब्दीली आ रही है, और जैसे जैसे रिस्क में तब्दीली आ रही है वैसे लॉज एंड रेगुलेशंस भी तब्दील हो रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? यहां पर जो काम की बात है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा को हैंडल कर रही है। मिसाल ले लीजिए, आपके टैक्स का कानून कहता है कि कम से कम 6 साल तक आपने रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखना है, यस और नो? अगर आपका सिस्टम कहता है 3 साल बाद रिकॉर्ड को रिमूव कर दो, ये गलत है। इससे क्या होगा, याद रखिएगा, अगर आप ये गलती करेंगे उससे होगा क्या, स्टेप नंबर 1 आप लॉ की नॉन कंप्लाइंस करेंगे, आप लिटिगेशन में चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट खराब होगी, कस्टमर का ट्रस्ट खराब होगा, आप पर फाइनेंशियल पेनल्टी हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस आ जाएगा। ये सारे नुकसान हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस की वजह से। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या है। SCCP फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा कानून लागू होना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। कंपनीज के लिए कौन सा कानून लागू होना है, SCCP का। सर आम बंदे के लिए पीका एक्ट है, और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2021 है। और जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं अदर देन ये जो जायज कैश इजी पैसा है, ये सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के कानून के तहत है। ये सारा कुछ कहां पर लिखा हुआ है, एनेक्जर। सर जी SECP इज एनेक्जर नंबर C।
फिर उसके बाद ये और ये तीनों इज एनेक्जन नंबर डी। इंशाल्लाह ये एनेक्जर्स मैंने आपको इसकी स्मार्ट वीडियो शेयर करनी है, इसमें से सवाल आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस हो रही है सर जी। फिजिकल रिस्क है, डिजिटल रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, थर्ड पार्टी रिस्क है, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क है। ये सारे रिस्क हैं, ये पोटेंशियल इंपैक्ट है, वो मिटिगेशन है।